चैप्टर 1 बेटी को दांव पर लगाया। भाग 1 क्लब 24। राखी, तुम इतना ज़्यादा हार गई है, मुझे लगता है अब तुझे बैकआउट कर देना चाहिए। अभी नहीं, अभी तो मैंने खेलना शुरू किया है, चिंता मत कर। मैं अभी सेठ से 5 लाख रुपए उधार ले लूंगी। क्लब के चारों बगल म्यूजिक का शोर था, वहीं लगे टेबल पर सभी लोग ताश की पत्ती खेल रहे थे। ये क्लब पुरुष और औरतें दोनों के लिए था। वही क्लब के एक कोने में राखी शर्मा, जो कि अभी तक पूरे 2 लाख हार गई थी। वह और खेलने का बोल रही थी, पर अभी उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए वह तुरंत क्लब के ऑनर 5 लाख रुपया ले वापस से खेलना शुरू कर देती है। कहते हैं जुए का लत बहुत ही खराब होता है, जो एक लग जाए तो जल्दी नहीं छोड़ता। इसी में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, जिसकी वजह से महाभारत जैसा महायुद्ध हुआ। ठीक वैसे ही अभी राखी जी का हाल था। अभी वो अपने दोस्तों के सामने उनको ये प्रूफ करने के लिए ये सब कर रही थी, क्योंकि उनको विश्वास था वो जीत सकती है। इसी विश्वास पर अब तक राखी जी पूरे 2 लाख रुपए हार गई थी, जो कि वो आज अपने घर को गिरवी रख के लेकर आई थी। और अभी जो 5 लाख उन्होंने इस क्लब के ऑनर से लिया था, उसमें से भी वो 3 लाख रुपए वह ऑलरेडी हार गई थी। राखी जी की ऐसे हारते देख उनकी दोस्त प्रेमा, जो कि उनका भाल चाहती थी, वह प्रेमा बोलती है, राखी अरे यार, तू क्यों फालतू का सारा पैसा लुटा रही है? तेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मत कर वरना तेरे लिए बहुत घाटे का साबित होगा। कल खेल लेना, तू चिंता मत कर, मैं इस 2 लाख के 20 लाख कर लूंगी, तू बस देखती जा। इतना बोलते हुए राखी जी फिर से दाव लगाना शुरू कर देती है। आधे घंटे बाद जुए का खेल खत्म हो चुका था। राखी शर्मा, जो कि 45 वर्ष की औरत थी, वह आज पूरा 7 लाख रुपए हार गई थी। अपने घर से लाए 2 लाख के साथ साथ क्लब के मालिक से लिया भी 5 लाख रुपए गवा दिया था। क्लब से बाहर निकलते वक्त वो अपने सिर पर हाथ रख लेती है। जोश जोश में उन्हें ध्यान ही नहीं रहा कि वह कितना आगे बढ़ गई थी। उनकी ऐसे हालत देख उनकी दोस्त प्रेमा उनसे पूछती है, अब क्या करेगी तू? पूरे 5 लाख तूने ओनर से लिए हैं, जो तुझे कल ही सेठ को वापस करने होंगे। प्रेमा की यह बात सुन राखी जी अपनी दबी आवाज में बोलती है, पता नहीं कैसे मुझे लगता है आज मेरा दिन ही नहीं था। राखी जी की यह बात सुन प्रेम अजीब सा चेहरा बना लेती है। क्या उसने इस बारे में उन्हें पहले ही नहीं बता दिया था? पर राखी जी ने उस वक्त अपनी दोस्त की एक ना सुनी थी, और अब देखो, राखी जी को बाय बोल उसकी दोस्त चली जाती है। अभी रात के 11 बजे बज चुके थे। वही राखी जी अपने घर जाने के लिए टैक्सी लेती है। 7 लाख जैसे बड़े रकम को हारने के बाद भी अभी राखी जी के चेहरे पर कोई ज्यादा मलाल नहीं था। वह बड़ी शांति से अपने घर पहुंचती है। अब तक उनकी दोनों बेटियां सो गई थी। उनको भी चुपचाप से जाकर बिना कुछ खाए पिए उनके बगल में जा सो जाती है। सुबह के 10 बजे बज रहे थे। राखी जी की बड़ी बेटी आध्या अभी अपने कॉलेज के लिए निकल चुकी थी, क्योंकि आज आध्या को अपने कॉलेज से सर्टिफिकेट लेना था। आज उसका अपने कॉलेज में लास्ट दिन था। वैसे भी आध्या को अब ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होने वाला था, क्योंकि आध्या को सिंघानिया ग्रुप में कल ही इंटरव्यू के बाद एक बहुत ही अच्छी पोस्ट पर जॉब मिला है, जिसके लिए वो कल से ही वो ज्वाइन करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ राखी जी अभी अपने घर में खाना पका रही थी। दूसरी तरफ उनकी छोटी बेटी अभी लिविंग हॉल के सोफे पर बैठे हुए, बड़े ही मस्ती से बैठे हुए, अपने हाथ की नेल पॉलिश को चुरा रही थी कि तभी अचानक से घर के दरवाजे पर जोर जोर से खटखटाने की आवाज़ आती है। ये सुन रखी थी थोड़ा डर जाती है, क्योंकि उन्हें शायद से ध्यान था अभी गेट पर आए लोग कौन हो सकते हैं। राखी जी अभी कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उनकी छोटी बेटी तानिया जाकर गेट खोल देती है, तो अचानक से कुछ लोग जो दिखने में गुंडे लग रहे थे, वो तुरंत से तानिया को धक्का दे साइड में करते हुए तुरंत से राखी जी के घर में जबरदस्ती घुस राखी जी के पास जा उनके ऊपर बंदूक रखते हुए बोलते हैं, तूने अब तक सेठ के पैसे नहीं दिए और फोन भी नहीं उठा रही, तुझे तेरी जीवन प्यारा नहीं क्या? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की यह बात सुन राखी जी पूरी तरह से डर जाती है। वो अपना हाथ जोड़ उसने डरी हुई आवाज में बोलती है, वो मैं दे नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं। क्या मतलब, तेरे पास पैसे नहीं? अगर पैसे नहीं थे तो फिर तू कल कसीनो में क्या कर रही थी? उस वक्त तुझे नहीं समझ आया? अपनी माँ और उस गुंडे के बीच की हो रही इन बातों को सुन तानिया काफी कंफ्यूज थी। क्या कल फिर से उसकी माँ कसीनो में गई थी? पहले ही राखी जी के ताश खेलने की वजह से आज उनके पति उनके बीच में नहीं रहे। उनके बच्चे की हालत ऐसी है, पर फिर भी उसकी माँ नहीं सुधरी। यह सोचते हुए तानिया अजीब सा चेहरा बना लेती है। वैसे तानिया को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन सब से, क्योंकि वो खुद अपनी माँ की तरह ही थी। वह भी अपनी लाइफ में पार्टी और दोस्तों के साथ मजे करते हुए खुश थी। उसे यह बात बहुत अच्छे से पता था, उसकी माँ ऐसी ही है, उन्हें रोककर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। वही उन लोगों से डरते हुए राखी जी अपनी डरी आवाज़ में बोलती है, मैं सेठ के पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी, तुम लोग मुझे 6 महीने का वक्त दो। मेरी बेटी की नौकरी सिंघानिया ग्रुप में लगा है, जिससे वह है बुलिया। 6 महीने? क्या तेरा दिमाग खराब है? तुझे पता नहीं, हमारे बॉस पैसे देने के दूसरे दिन ही लेते हैं, तुझे लेते वक्त समझ नहीं आया? इतना बोलते हुए वह आदमी अपने गन का लोड करता है। या देख, उसके बगल में खड़ा हुआ आदमी बोलता है, भाई
इसको मार देंगे तो हमें 5 लाख रुपए कहाँ से आएगा। अपने साथी की यह बात सुन वो आदमी रुक जाता है। वो सोचने लगता है कि उस अभी क्या करना चाहिए कि तभी उसकी नज़र सोफे पर बड़ी मस्ती से बैठी तानिया पर जाती है। वो तानिया की ओर बढ़ता है, उसके पास जा उसके शरीर को देखते हुए तानिया के चेस्ट पर अपनी आंख गड़ाते हुए वो आदमी बड़े ही मस्ती भरे आवाज में बोलता है, क्या मस्त माल है रे तू। तानिया की उम्र 25 साल थी। वो एक 25 साल की खूबसूरत जवान लड़की थी जिसको एक नज़र देख कोई भी पुरुष उसका दीवान हो जाए, वो उसे पाना चाहे। अभी किसी की आदमी का ईमान डोलाने के लिए तानिया की एक मुस्कान ही काफ़ी थी। तानिया को देखते हुए वो आदमी अपने होंठ के कोने को अपने दांतों से काटता है। वही खड़े उस गुंडे के साथियों की भी नज़र अभी तानिया की खूबसूरती पर पड़ चुकी थी। राखी जी भी उस आदमी की नज़रों को अपनी बेटी की और ऐसे देखते देख उसके मन की इच्छा बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। वह तुरंत से तानिया को वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन उससे पहले कि तानिया वहां से जा पाती वो आदमी तानिया के हाथ को पकड़ उसे रोकते हुए राखी जी से बोलता है, हे बुढ़िया, तू मेरा दिमाग ज़्यादा खराब मत कर वरना पूरे 6 बुलेट तेरे अंदर उतार दूंगा। एक तो तू मुझे मेरे सेठ से लिए खजाने को नहीं दे रही, ऊपर से इस खजाने को हमसे भगा रही है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की यह बात सुन राखी जी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वो इन सब में अपनी बेटी को नहीं लाना चाहती थी कि तभी वो गुंडा राखी जी के पास तानिया के शरीर पर अपनी लालची नज़रें को दौड़ाते हुए बोलता है, ठीक है बुढ़िया, अगर तू हमें पैसे नहीं दे सकती तो कोई बात नहीं, अपनी बेटी दे दे। उद्धरण चिन्ह। क्या मतलब नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। राखी जी तुरंत से उस आदमी को माना कर देती है। ये देख वो गुंडा अपने हाथ में लिए उस रिलोडेड गन को उसके ऊपर तानते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई हमें ना करने की। तुझे हमने जो 5 लाख रुपए देने हैं वो अगर तू हमें नहीं दे सकती तो ठीक है, तुम हमें अपनी बेटी दे दे। ये हमारे क्लब में आए सेठों को रातें रंगीन करेगी। उद्धरण चिन्ह। राखी जी को अपनी जान का बहुत डर था। ऊपर से वह जानती थी अगर कितना भी मेहनत कर ले तो 6 महीने के अंदर भी वो 5 लाख रुपए का इंतजाम नहीं कर सकती। ऊपर से उनके सामने खड़े वो आदमी कितनी खतरनाक है, ये बात वो बहुत अच्छे से जानती थी। अगर वह उनकी बात नहीं मानती तो उसे बस 2 सेकंड लगेगा उन्हें मौत के घाट उतारने में। ये सोचते हुए राखी जी एक बार अपनी बेटी तानिया की ओर देखती है, जो अभी अपनी माँ की ओर इस उम्मीद में देख रही थी कि शायद से उसकी माँ उसके लिए कुछ बोलेगी, पर नहीं। अगले ही पर राखी जी बोलती है, ठीक है तुम उसे ले जा सकते हो, पर जल्दी करो। उद्धरण चिन्ह। मॉम, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है, मैं आपकी बेटी हूँ। उद्धरण चिन्ह। तानिया की यह बात सुन राखी जी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही खड़ा गुंडा राखी जी की हाथ सुन तुरंत से तानिया के पास जा उसे उठा अपने कंधे पर लाद लेता है। ये तानिया काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। उसे ऐसे लोगों को बिस्तर गर्म करने का काम का हिस्सा नहीं बनना था। उसके सपने थे जो वह पूरा करना चाहती थी, वो अपना जीवन जीना चाहती थी। यही सब सोचते हुए वो तुरंत से घबराते हुए कुछ अपनी माँ से बोलती है, मोम क्या भूल गए, मैं ही आपकी एकलौती बायोलॉजिकल बेटी हूँ। अगर आप मुझे ऐसे बेच देंगी तो क्या आप किसी अनजान की बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेगी। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 2। तेरी माँ ने तुझे बेच दिया। मोम क्या भूल गए, मैं ही आपकी एकलौती बायोलॉजिकल बेटी हूँ। अगर आप मुझे ऐसे बेच देंगी तो क्या आप किसी अनजान की बेटी को अपनी बेटी बनाकर रखेगी। उद्धरण चिन्ह। तानिया की यह बता सुन अचानक से राखी जी का दिमाग दौड़ता है। वह तुरंत से उस गुंडे के पास जा अपनी बेटी को उतारने के लिए बोलती है। ये देख वो गुंडा गुस्से में तानिया को ले जा सोफे पर फेंक राखी जी के पास उनके सिर पर बंदूक तानते हुए बोलता है बुढ़िया, तू अपना ये ड्रामा बंद कर, हमें ये सब नहीं पसंद, जल्दी से क्लियर कर आखिर तुझे करना क्या है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी को ऐसे अपनी के ऊपर गन ताने देख तुरंत से तानिया अपने फ़ोन के स्क्रीन को उस आदमी की ओर दिखाते हुए बोलती है, रुको, तुम्हें मेरी माँ को मारने की ज़रूरत नहीं, तुम मेरी बहन को लेकर जा सकते हो, वैसे भी वो मुझसे कहीं ज़्यादा सेक्सी, हॉट और खूबसूरत है। उद्धरण चिन्ह। तानिया की बात सुन वो आदमी उसके फ़ोन पर दिख रही आध्या के पिक्चर को देखता है तो हाँ, आध्या सच में तानिया से कहीं ज़्यादा खूबसूरत थी। वही वो काफ़ी हॉट भी लग रही थी। अभी जो कपड़े उसने पहन रखी थी उसमें आध्या से इम्प्रेस हो वो आदमी तानिया से पूछता है, क्या सच में ये तुम्हारी बहन है। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की यह बात सुन तुरंत से उम्र अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही उतने वक्त से कुछ सोच रही राखी जी तुरंत से अपनी बेटी को सपोर्ट करते हुए बोलती है, हाँ वो मेरी बड़ी बेटी है, तुम उसे ले जा सकते हो, पर ध्यान रखना उसे वहां से भागने मत देना। उद्धरण चिन्ह। राखी जी की यह बात सुन तुरंत से तानिया उस आदमी से अपनी बहन का एड्रेस बता देती है जो कि अभी कॉलेज के होगी। वही वह गुंडे तुरंत से वहां से निकल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना शिकार मिल गया था। उनके जाने के बाद राखी जी थोड़ा उदास हो गई थी। ये देख तानिया अपनी माँ से बोलती है, मॉम, आखिर आप उस लड़की के लिए इतना उदास क्यों हो रही है जबकि वह आपकी बेटी नहीं है। क्या आप चाहती हैं या फिर आप ये चाहती थी कि वह मुझे यहाँ से ले जाए और वह मेरे साथ हर रोज वह सब कुछ करें। उद्धरण चिन्ह। ऐसा कुछ नहीं है,
उद्धरण चिन्ह। अपनी बेटी की बात सुन तुरंत से राखी जी नकार देती है। कुछ समय पहले जहां राखी जी थोड़ा उदास देख रही थी, वही अभी उनके चेहरे पर एक सुकून था। वह अपनी बेटी से एक गहरी सांस ले वहां से जाते हुए बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना लगा देती हूँ, तुम हाथ धो लो। उद्धरण चिन्ह। वही दूसरी तरफ अभी आध्या अपने कॉलेज से निकल रही थी। आध्या के लिए काफ़ी अच्छा दिन था। आज वह काफ़ी खुश भी थी, क्योंकि उसने आज अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया था। अभी हो रहे सेरेमनी में अच्छा वक्त बिताने के बाद आध्या अभी अपना कुछ सामान लिए हुए स्कूल के गेट से निकलती है। फाइनली कल से वो अपने सामने को जीने वाली है, नई जिंदगी की शुरुआत करने वाली है, जो कि सिंघानिया ग्रुप में काम कर होगा। अभी आध्या अपने कॉलेज के गेट से निकल ही रही थी कि तभी अचानक से दो लोग उसके सामने आकर उससे पूछते हैं, क्या तुम्हारा नाम आध्या शर्मा है? उन लोगों को अपना नाम पूछते देख आध्या थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है। भला ये लोग उसे उसका नाम क्यों पूछ रहे थे? उन पर शक करते हुए आध्या खुद उनसे सवाल कर देती हैं, क्यों, क्या तुम लोगों को कोई काम था? उद्धरण चिन्ह। आध्या को ऐसे सवाल करते देख तुरंत से वह दोनों आदमी एक दूसरे की ओर देखते हैं और बिना कोई देरी किए अगले ही पल आध्या को दोनों हाथ से उठाते हुए वहीं सामने खड़े वैन में डाल देते हैं। आध्या को ये सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, वह कंफ्यूज थी। वह खुद को उन लोगों से बचाने की बहुत कोशिश करती है, पर एक आदमी के सामने औरत की ताकत बहुत कम होती है, वही वह एक नहीं दो थे। वह दोनों आध्या को अंदर डाल तुरंत से अपने साथी को गाड़ी स्टार्ट करने को बोलते हैं। आध्या काफ़ी घबराई हुई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करें। वह खुद को उन लोगों से छुड़ाने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगती है। ये देख उसमें से एक आदमी बोलता है, चुपचाप से बैठी रह, क्या तुम शांत नहीं रह सकती? ये तो तुम्हारी माँ ने तुम्हें बेच दिया है, ऊपर से तुम हमारे सामने इतने तेवर दिखा रही हो। चुपचाप से बैठी रह, वरना तेरी और तेरी माँ के लिए ठीक नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की यह बात सुन आध्या चौंक जाती हैं। भला इसमें उसकी माँ कहाँ से आ गई? वही आध्या को ऐसे चौंकते देख उस आदमी को अंदाजा हो गया था कि आध्या को सच्चाई की पता नहीं, इसलिए वो हंसते हुए बोलता है, अच्छा तो लड़की तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता, तुझे तेरी माँ ने दिया है, उसने तुझे 5 लाख में बेच दिया है, इसलिए आज से तू हमारे सेठ की हुई। उद्धरण चिन्ह। क्या? उस आदमी की बात सुन आध्या चौंक जाती है। उसे उस आदमी के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह तुरंत से उस आदमी से खुद को बचाते हुए बोलती है, प्लीज़ मुझे जाने दो, ये जो तुम कर रहे हो वह किडनैपिंग है। अगर पुलिस जान गई तो तुम पर केस हो जाएगा, और वैसे भी मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, अगर मेरी माँ ने पैसे लिया है तो मैं तुम्हें बहुत जल्द वापस कर दूंगी। उद्धरण चिन्ह। आध्या को ऐसे बोलते देख अब वो लोग काफ़ी इरिटेट हो गए थे, इसलिए तुरंत से आध्या का हाथ पकड़े हुए वो आदमी अपने साथी को कुछ इशारा करता है। उसकी बात सुनते ही तुरंत से उसका साथी आध्या के मुंह में एक दवा डाल देता है। आध्या के मुंह में जैसे ही वो गोली जाती हैं, वो सुन्न हो जाती है। अचानक से उसे अंदर गर्मी महसूस होने लगता है। उसे नहीं पता चल रहा था उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर उसे बहुत अजीब सी घबराहट हो रही थी। उसे अपनी बॉडी की खून की रफ्तार बहुत ही तेजी में दौड़ता हुआ महसूस हो रहा था। अचानक से आध्या को उसका सिर भारी लगने लगता है और अगले ही पल वो बेहोश हो जाती है। आध्या बेहोश थी पता नहीं कितने वक्त तक, पर अचानक से बहुत ज्यादा गर्मी खुद के शरीर के अंदर महसूस करते हुए उसकी नींद खुलती है। वह घबराते हुए उठ खुद की शर्ट के बटन को ढीला करते हुए अपने सामने देखती है तो वह अभी एक रूम के बिस्तर पर लेटी हुई थी। ये देख आध्या, जो कि अभी अपनी सही स्थिति में नहीं थी, वह काफी घबरा जाती है। ओह क्यूटी, अब अगर तुम जाग गई हो तो क्यों ना हम अपना प्यार का संगम शुरू करें? कब से मैं तुम्हारे इंतजार में हूँ। उद्धरण चिन्ह। आध्या को अचानक से यह आवाज आती है। ये सुन आध्या चौंकते हुए अपने सोफे साइड में लेटे उस इंसान को देखती है, जो कि अभी उसके पेट पर अपना हाथ रखे हुए उसे घुमा रहा था। आध्या अभी ज्यादा कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही वह आदमी उसके शरीर पर आ जाता है। वह आदमी काफी मोटा था, इसी वजह से ऐसे उसके शरीर से आने की वजह से आध्या की आह निकल जाती है। उस आदमी को खुद के ऊपर देख आध्या उसे दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोलती है, प्लीज लीव मी, तुम गलत कर रहे हो, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे मत छोड़ दो। उद्धरण चिन्ह। लेकिन वह आदमी कहाँ मानने वाला था। आध्या को ऐसे बोलते देख वह आदमी तुरंत से आध्या के दोनों हाथ को बिस्तर से सटा उसके गालों को चूमते हुए बोलता है, क्यूटी, मैंने तुम्हें आज रात के लिए खरीदा है, तुम चुपचाप से मेरी बात मान मुझे सेटिस्फाई करो, वरना तुम नहीं जानती मैं कितना वाइल्ड हो सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। आध्या उस आदमी की ऐसी हरकतें और उसकी यह बात सुन कि वो आज उसके साथ रात गुजारने वाला है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वह अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से में बंद कर लेती है। एक तो अभी उसके शरीर की बढ़ती तूफान जो कि उसे काफ़ी बेचैन कर रहा था, ऊपर से उसके ऊपर लेटा वो आदमी। इस बारे में सोचते हुए अचानक से आध्या अपना लात उठा उस आदमी के दोनों टांगों के बीच में मार देती है। चैप्टर 3 पैशनेट लव भाग 3। आध्या उस आदमी की ऐसी हरकतें और उसकी यह बात सुन कि वो आज उसके साथ रात गुजारने वाला है, काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। वह अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से में बंद कर लेती है। एक तो अभी उसके शरीर की बढ़ती तूफान जो कि उसे काफ़ी बेचैन कर रहा था,
ऊपर से उसके ऊपर लेटा वो आदमी इस बारे में सोचते हुए अचानक से अध्या अपना लात उठा उस आदमी के दोनों टांगों के बीच में मार देती है। अध्या के ऐसे उसके दोनों टांगों के बीच में मराने की वजह से उस आदमी की आह निकल जाती है। वह तुरंत से अध्या के ऊपर से हट अपने शरीर को पकड़ दर्रा से करा उठता है। उस आदमी को ऐसे दर्द में कराते देख अध्या को एक अच्छा मौका दिखता है और वो तुरंत से उस आदमी के ऐसी हालत का फायदा उठाते हुए बिस्तर से उठ अपने कपड़ों को ठीक करते हुए वहां से भागने को होती है। वही बिस्तर पर दर्द में पड़ा हुआ वो आदमी आध्या को ऐसे भागते देख तुरंत से उसका पीछा करते हुए बोलता है, कमीनी, तू रुक जा, तू ऐसे नहीं भाग सकती, आज तुझे मेरे साथ सोना ही होगा, वरना तू नहीं जानती मैं तेरे साथ क्या करूंगा। इतना बोलते हुए वह आदमी अपने दर्द की परवाह किए बिना आध्या के पीछे भागता है, लेकिन आध्या अब तब तक कमरे के बाहर निकल चुकी है। वह अभी किसी होटल में थी, आसपास उस कोई नहीं दिखता जो कि उसे बचा सके। अभी अधरा ये सब देख ही रही थी कि तभी उसे उस रूम के गेट की खुलने की आवाज़ सुनाई देती है जहां से वो अभी भागी थी। ये देख अध्या बिना कोई देरी किए फटाक से अपने सामने वाले कमरे में घुस जाती है। थैंक गॉड, उद्धरण चिन्ह। उस कमरे में घुस उस दरवाजा को बंद करते हुए आद्या खुद में बुदबुद आती है। वही उसकी शरीर की तापमान और ज़्यादा बढ़ रही थी। उसके अंदर की गर्मी अब उसको बेचैन कर रही थी। आद्या के पैर कांप रहे थे, उसका शरीर अभी उस आग के तपन में जलता हुआ महसूस हो रहा था। वह खुद के ऊपर पहने हुए स्टॉट के 2 बटन को खोल दो थोड़ा रिलैक्स करने की कोशिश करती है। उसे पता था ये सब जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है वह उस आदमी के दिए उस पिल्स की वजह से, लेकिन वह इन सब से कैसे भी करके खुद को बाहर निकाला चाहती थी, पर कैसे उसे समझ नहीं आ रहा था। वो अभी गेट से ही लगे हुए थी कि तभी अचानक से उसे अपने कंधे पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वो अभी ज़्यादा कुछ समझ पाती कि उससे पहले ही उसे एक सख्त कड़वी मर्दाना आवाज़ सुनाई देती है, हु आर यू। उद्धरण चिन्ह। ऐसी मर्दाना आवाज़ सुनते ही आद्या की बॉडी की टेम्परेचर जो कि पहले से ही ज़्यादा थी वो अब और ज़्यादा हो जाती है। उसके बॉडी की डिज़ाइन अब बढ़ने लगती हैं। अचानक से अद्या पीछे मुड़ उस आदमी से बोलती है, प्लीज़ हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प, इट्स सो हॉट, प्लीज़। उद्धरण चिन्ह। सामने खड़ा आदमी कोई और नहीं अर्नव सिंघानिया कॉर्पोरेशन का प्रेसिडेंट था, जो कि अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी मीटिंग से यहाँ लौटने के बाद अभी शावर लेने बाथरूम में गया था। लेकिन जैसे ही वो शावर बाथरूम से बाहर निकलता है उसकी नज़र गेट पर खड़ी लड़की उस लड़की पर गई थी। इसीलिए वो उस लड़की के पास आ उसकी पहचान पूछता है, लेकिन वो लड़की उसको अपने बारे में कुछ बताए बिना ही उसके ऊपर चढ़ने लगी थी। हालांकि अर्नव के लिए यह कोई नई बात नहीं थी। आए दिन ही उसके साथ कई लड़कियां ऐसा कुछ करने की कोशिश करती रहती हैं, क्योंकि वह सिंघानिया ग्रुप का प्रेसिडेंट था और दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था। लेकिन अर्नव ने कभी आद्या जैसी खूबसूरत लड़की उसके सामने खुद को ऐसे फेंक देने के बारे में नहीं सोचा था। वही उसके सामने खड़ी उस लड़की की हालत भी अर्नव को थोड़ा अजीब लग रहा था। अचानक से कुछ सोचते हुए अर्नव आद्या के बाजू को गुस्से में पकड़ उसे उस कमरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हुए बोलता है, मुझे पता है तुम जैसी लड़कियों का, जस्ट लीव मी अलोन। इतना बोलते हुए अर्नव आद्या को उस कमरे से बाहर करने की कोशिश करता है, लेकिन आद्या नहीं जाती। वो तुरंत से अर्नव के चेहरे को पकड़ उससे बोलती है, नहीं प्लीज़ मेरी मदद करो, मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस गर्मी की वजह से मर जाऊंगी, प्लीज़ हेल्प मी, इट्स फील सो बैड। उद्धरण चिन्ह। अर्नव को अभी आधा की बॉडी काफ़ी गर्म महसूस होती है, पर फिर भी वह खुद का कंट्रोल ना खोलते हुए आद्या के बाजू को गुस्से में पकड़े हुए उसे वहां से बाहर निकालने की सोचता है। वही आद्या अपनी आंखें उठा अपने सामने खड़े इस हैंडसम से चेहरे की आंखों में देखती है। आद्या की आंखें अभी अर्नव को काफ़ी नशीली लग रही थी। उसकी आंखों में देखते हुए अर्नव को खुद के अंदर बेचैनी महसूस होता है। वह तुरंत से आद्या से थोड़ा दूर होते हुए उसके फोरहेड पर हाथ रखते हुए बोलता है, आई थिंक यू नीड डॉक्टर, जस्ट रिलैक्स, मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। उद्धरण चिन्ह। पर इतना बोलते हुए अभी अर्नव वहां से जा पाता कि तभी अचानक से आद्या खुद को उसके हवाले करते हुए उसके पास जा अपने पैरों के ढूंढी को उठा अर्नव के होठों पर होठ रख उसे डीपली किस करने लगती है। आद्या को अर्नव को ऐसे किस करने की वजह से अच्छा महसूस हो रहा था। वह अपने किस को और गहरा करती है। वही अर्नव ये सब देखकर हैरान था कि अगले ही पल उसे एक हाथ अपने बर्थ रोब के अंदर महसूस होता है। आद्या अर्नव को किस कर उसे दूर हो जाती है। वहीं अभी अर्नव अपने होठों पर हाथ रख उस किस को महसूस करता है जो कि उसके साथ अभी अभी इस लड़की ने फोर्सफुली किया था। उस लड़की की यह किस अर्नव को काफ़ी स्वीट महसूस होती है, पर फिर भी उसने उसके साथ फोर्सफुली ऐसा कुछ करने की सोची भी कैसे। ये सोचते हुए अर्नव अपने हाथ की मुट्ठी गुस्से में बांध लेता है। वह आद्या को बाहर फेंकने के लिए अभी आगे बढ़ने ही वाला था कि उससे पहले ही आद्या अपने शर्ट को उसे उतार उसे नीचे फेंक देती है। आद्या काफ़ी खूबसूरत थी और उसे इस हालत में देख अर्नव की भी बॉडी रिजेक्ट करने लगती है। उसे भी अपने अंदर भी अभी आद्या को लेकर काफ़ी डिजायर्स महसूस होते हैं, पर फिर भी वह अपने बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए गुस्से में अपने सामने खड़ी उस लड़की से बोलता है जो कि अभी अपने बाकी कपड़े को उतारने में लगी थी, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जस्ट गेट आउट, वरना तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। उद्धरण चिन्ह। नहीं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
बोलते हुए अचानक से आध्या अर्नव के शरीर से लिप्त उसके शरीर के साथ अपने चेस्ट को रब करने लगती है। ये सब करते हुए अध्या को अच्छा लग रहा था, इससे उसे राहत भी मिल रही थी, पर उसे और चाहिए था। वही आंध्रा को ऐसे करते देख अब अर्नव को भी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा था। वह तुरंत से अध्या को उठा उसे कुछ बिस्तर पर ले जाकर फेंक देता है। चैप्टर 4 अब तुम्हारा इस पर कोई अधिकार नहीं। भाग 4। दूसरी सुबह जैसे ही अध्या की नींद खुलती है, वह खुद को बिस्तर पर पड़े देखती है। वही आद्या के पूरे शरीर में दर्द की बहुत तेज लहर थी। अध्या के शरीर पर भी अभी बहुत ज्यादा रेड मार्क्स लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी किसी खूंखार जानवर से लड़ कर आई है। खुद की ऐसी हालत देख अध्या काफी डर जाती है कि तभी उसे कल रात का सब कुछ याद होता है। कल रात के बारे में सोचते हुए अध्या अपना मुंह सुखा लेती है। तभी अचानक से उसके सामने कल उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसे ध्यान आने लगता है। वही अध्या की नज़र जैसे ही बिस्तर पर लगे उन खून के धब्बे पर जाती है, वो समझ जाती है कि कल रात उसने अपना फास्ट टाइम दे दिया था, वह भी खुद की मर्जी से किसी अनजान आदमी को। ये सोचते हुए अध्या को काफ़ी घबराहट होता है, वह भी बहुत डरी हुई होती है। अभी आध्या ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तुरंत से उसे बाथरूम से गिरती रही पानी की आवाज़ सुनाई देती है। इसका मतलब वो आदमी अभी यही था। इस बारे में सोचते हुए कि आद्या बिस्तर से कूद जाती है, पर ऐसे अचानक से कूदने की वजह से उसके शरीर में दर्द की लहर दौड़ जाती है। वही आद्या को अभी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। वह कैसे भी करके यहाँ से भागना चाहती थी। उस आदमी को वह फेस नहीं करना चाहती थी, इसीलिए तुरंत से वह फर्श पर पड़े अपनी कपड़ों को उठा वापस से उसे पहनने के बाद उस कमरे से बाहर निकल जाती है। पर आद्या की फूटी किस्मत, वो जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलती है उसकी नज़र सामने वाली रूम के बाहर खड़े उन आदमियों पर जाती है जो कि अभी उसके तरफ ही घूरे जा रहे थे। दरअसल कल रात जैसे ही आद्या गायब हुई थी, उन लोगों ने आद्या को हर तरफ ढूंढा पर उसे वो कहीं नहीं मिली। अंत में जब उन्होंने उस होटल की सीसीटीवी फुटेज में चेक किया तो उन्हें पता चला कि आद्या उनके सामने वाले कमरे में गई है। पर यह पता लगने के बाद कि सामने वाला कमरा अर्नव सिंघानिया के नाम से बुक है, उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई अर्नव के कमरे के गेट पर नॉक करने की, क्योंकि अर्नव कौन है और वह कितना पावरफुल आदमी है ये सब आदमी बहुत अच्छे से जानते थे। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई बॉस को ऐसे नाराज करने की? उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए तुरंत से वो सारे लोग आद्या को कारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं उनमें से एक आदमी सामने आद्या के चेहरे को पकड़ अपनी हाथ की नाखून आद्या के चेहरे पर गारते हुए बोलता है, कल रात इतना सॉलिड मेडिसिन देने के बाद भी तू उस कमरे से भागने में सफल रही। उद्धरण चिन्ह। तुम जैसी कमीनी लड़कियों को मैंने बहुत देखे हैं और तुम्हें ठीक करना मुझे 1 मिनट में आता है। अपने बॉस के साथ सोने से पहले मैं तेरी ऐसी हाल कर दूंगा कि तुम अपने पैरों पर उठने के लायक नहीं रहेगी। इतना बोलते हुए वह आदमी अपना हाथ उठाता है आद्या को मारने के लिए। उस आदमी की ऐसे हाथ उठाते देख आद्या अपनी आंखें बंद कर लेती है डर के मारे। पर अभी वह आदमी आद्या को थप्पड़ मार पाता कि उससे पहले ही उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। ये देख वो आदमी गुस्से में अपने सामने खड़े आदमी उस आदमी से बोलता है, तुम कौन हो? क्या तुम्हें पता नहीं दूसरों के बीच में नहीं बोलना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। उस आदमी को ऐसे बोलते देख आद्या, जो कि अभी डर के मारे अपनी आंखें बंद की हुई थी, वह भी अपनी आंखें खोलती है तो सामने कोई और नहीं अर्नव सिंघानिया था। वही अर्नव को अपना हाथ ना छोड़ते देख वह आदमी उससे अपनी बात एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, तुम आखिर बीच में क्यों पड़ रहे हो? तुम्हें पता होना चाहिए इस औरत की माँ ने हमसे पैसे लिए हैं और अपनी बेटी को भेजा है, तो क्या हम इस यहाँ से नहीं ले जा सकते? जो कि उद्धरण चिन्ह। उस आदमी ने अर्नव को सामने वाले कमरे से निकलते हुए देखा था, इसलिए उसे इतना तो अंदाजा था कि जरूर उसके सामने खड़ा वो आदमी सिंघानिया ग्रुप का हिस्सा होगा। इसीलिए वह अपनी बातें अर्नव के सामने रखने की कोशिश करता है, लेकिन अभी वह अपनी बातें खत्म कर पाता कि उससे पहले ही अर्नव उसे रोकते हुए बोलता है, आखिर कितना पैसा इसलिए तुमसे लिया है? मैं तुम्हें देता हूँ, बोलो। उद्धरण 5 लाख रुपए। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की यह बात सुनते ही तुरंत से अर्नव अपनी पॉकेट में रखा चेकबुक को निकाल उस पर 5 लाख रुपए लिख उस आदमी के हाथ पर देते हुए बोलता है, ये रहा 5 लाख का चेक। आज से तुम्हारे इस लड़की के बीच कोई संबंध नहीं, तुम्हारा इस लड़की के ऊपर कोई अधिकार नहीं। उद्धरण चिन्ह। अर्नव की यह हरकतें देख वह सारे आदमी हैरान थे। वो तो यहाँ से आद्या को ले जाकर अपनी सेठ के सामने रखना चाहते थे, पर अर्नव ने तो उन्हें पैसे दे दिया था। वही उन लोगों को ऐसे सोचते देख अर्नव अपने हाथ की मुट्ठी का बांधते हुए उन सभी के सामने चट्टान की सामान खड़े होते हुए बोलता है, आज के बाद अगर तुम लोग इस लड़की के सामने भी मुझे दिख गए तो मैं तुम लोगों को इस शहर के में रहने के लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या तुम लोगों को मेरी बात समझ नहीं आती? आई सेड गेट लॉस्ट। अर्नव की यह बात सुन तुरंत से वो लोग पीछे हटने लगते हैं। उन्हें पता था कि अभी उनके बॉस के सेटिस्फैक्शन के लिए उन्हें इस लड़की को लेकर जाना था, लेकिन उनके सामने खड़ा यह आदमी भी काफ़ी पावरफुल लग रहा था, जिससे वह पंगा नहीं लेना चाहते थे। इसीलिए वह तुरंत वहां से भाग जाते हैं। थैंक यू। उद्धरण चिन्ह। उन लोगों को जाते देखा आद्या तुरंत से अर्नव से बोलती है, आधा को उम्मीद नहीं था कि अर्नव उसकी मदद करेगा।
वही इतना बोलने के बाद वो कुछ सोचते हुए तुरंत से अर्नव से बोल देती है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्द लौटा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। फिर एक गाढ़ी सांस ले बोलती है, हालांकि मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं, लेकिन मैं धीरे धीरे तुम्हें लौटा दूंगी। उद्धरण चिन्ह। कोई बात नहीं। उद्धरण चिन्ह। अर्नव को उन 5 लाख रुपयों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी, वह बस आध्या को और जानना चाहता था, वो उससे उसकी तकलीफ के बारे में पूछना चाहता था, इसलिए वह तुरंत से पूछना है, तुम कहाँ रहती हो? बोलो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। उद्धरण चिन्ह। नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं टैक्सी लेकर अपने घर चली जाऊंगी। पर तुरंत से ही अध्या अर्नव को माना कर देती है, क्योंकि वो अभी अर्नव के सामने काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। अध्या अभी काफ़ी घबराई हुई थी, उसकी ऐसी घबराहट देख अर्नव ये बात बहुत अच्छे से समझ पा रहा था कि यह लड़की अभी उसके सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही है। वैसे भी कल रात जो कुछ भी हुआ था उसमें इस लड़की की गलती थी, वह लड़की ही थी जिसने उसे सेड्यूस किया था, जिसने सबसे पहले उसे फोर्सफुली किस किया था। इस बारे में सोचते हुए अर्नव अध्या से बोलता है, ठीक है तो मैं चलता हूँ, क्योंकि मुझे इम्पोर्टेंट काम है। उद्धरण चिन्ह। अर्नव को ऐसे जाते देख आद्या राहत की सांस लेती है, वह सचमुच कभी अर्नव के सामने काफ़ी घबराई हुई थी, उसे काफ़ी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। वही अर्नव जैसे ही होटल से बाहर निकलता है, तुरंत से उसका असिस्टेंट उसके सामने आ पूछता है, बस वह आपकी? पर अभी असिस्टेंट अपनी बात खत्म कर पाता कि उससे पहले ही अर्नव उसे रोकते हुए बोलता है, अभी मेरे पीछे एक लड़की निकली है, पता लगाओ उसके बारे में सब कुछ। फॉलो हर। इतना बोलते हुए तुरंत से अर्नव कार में बैठकर को स्टार्ट कर वहां से निकल जाता है। चैप्टर 5। क्या तुम्हें सच में लगता है तुम मेरी बहन हो? भाग 5। अर्नव को जाते देख तुरंत से आध्या अपने घर के लिए निकलती है। अभी आध्या के पास बहुत से सवाल थे, वह काफ़ी गुस्से में थी, उसकी माँ भला उसके साथ ऐसा कुछ कैसे कर सकती है। आद्या तुरंत से टैक्सी ले अपने घर को पहुंचती है। उसका घर शहर के उन इलाकों में था जहां ज़्यादा लोग के पास खुद की कार नहीं थी। ये कहना गलत नहीं कि वो लोग काफ़ी गरीब थे, पर जैसे ही वह अपने घर का दरवाज़ा खोल अंदर जाती है तो सामने का नज़ारा देख हैरान रह जाती है। अभी उसकी बहन ने अपने कुछ दोस्तों को घर बुला रखा था, जिनके साथ मिल वो पार्टी कर रही थी। तानिया को ऐसे एक हाथ में सिगरेट को पकड़े हुए और दूसरे में शराब को बोतल लिए देख आद्या को काफ़ी गुस्सा आता है। वह लोग अभी पार्टी कर रहे थे, जबकि उसके साथ इतना कुछ हो गया। वही सिगरेट पी रही तानिया की नज़र जैसे ही आद्या पर जाती है, वह तुरंत से चौंकते हुए पूछती है, अध्या तू वापस कैसे आ गई? उद्धरण चिन्ह। तानिया को ऐसे अध्या का नाम लेते सुन राखी जी, जो कि अभी अपने कमरे में मेकअप करने में बिजी थी, वह दौड़ते हुए बाहर आती है। आद्या को देख उनका भी सवाल यही होता है। ये देख आद्या को बहुत गुस्सा आता है। वह गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी बांध अपने आंखों में आंसू लिए अपनी माँ से कठोर आवाज में पूछती है, मोम आखिर क्यों? क्या आप मेरे वापस आने से खुश नहीं? उद्धरण चिन्ह। हॉल में बैठे तानिया के वह दोस्त जो भी उसके साथ सिगरेट और शराब से मजे ले रहे थे, वह तुरंत से अपनी सीट से उठ वहां से कुछ बहाना बनाकर चले जाते हैं, क्योंकि वह शर्मा परिवार की फैमिली ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। वही आंधियां तुरंत से अपनी माँ के पास जा उनसे गुस्से में पूछती है, मोम क्या आपने फिर से जुए के लिए पैसे लिए? क्या आप फिर से जुआ खेलने गई थी? उद्धरण चिन्ह। क्योंकि आध्या को अब भी उन आदमियों के बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वह उसकी माँ की वजह से, इसीलिए वह अपनी माँ से कन्फर्म करने के लिए। आद्या की ऐसी बात सुन राखी जी तुरंत से अपनी आंखों में आंसू लिए फर्श पर बैठ जाती है। उन्हें देखकर कोई भी बता सकता था कि वह अभी ड्रामा कर रही है, लेकिन आद्या नहीं, जो कि अपनी माँ के थोड़े प्यार के लिए बचपन से तरसती थी। वह उनको ऐसे देख थोड़ा कमज़ोर पड़ जाती है। उसको ऐसे कमज़ोर पड़ते देख राखी जी को अपनी नाटक का असर होते दिखता है, इसीलिए वो थोड़ा ज़्यादा रोते हुए आद्या से बोलती हैं, आई एम सॉरी बेटा, पर मैं क्या करूं, मैं तो बस तुम लोगों को एक अच्छा लाइफ देना चाहती थी, इसीलिए मैंने जुआ खेला था ताकि मैं पैसे कमा सकूं, लेकिन। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते हुए वो चुप हो जाती है। वही उनके आंखों से आंसू बहते रहते हैं। वह अपने नाटक को और ज़्यादा बढ़ा देती है। उनको ऐसे रोते देख अध्या, जो कि हर बार अपनी माँ के आगे कमज़ोर पड़ जाती थी, वो एक बार और कमज़ोर जो जाती है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी अध्या नीचे बैठ अपनी माँ के असूयों को पोंछते हुए बोलती है, मॉम हमने डैड को आपकी इस जुए की लत की वजह से ही खो दिया, अब इससे ज़्यादा और क्या चाहती है? मॉम क्या सच में आप अपने इस गंदे खेल की वजह से मुझे दाव पर लगा रही है? क्या आप भूल गई थी कि मैं आपकी ही बेटी हूँ? उद्धरण चिन्ह। आध्या की यह बात सुन रेखा जी अपने आंसुओं को पूछते हुए तुरंत से अध्या के पास आ उसका हाथ पकड़ उनसे बोलती है, बेटा आई एम सॉरी, पर तुम नहीं जानती मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन लोगों ने मेरे ऊपर बंदूक तान रखा था। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो वह मुझे जान से मार देते। क्या तुम मेरे मरने की खबर सुन सही से रह पाती? मैं तुम्हारे लिए यह फैसला लिया था। उद्धरण चिन्ह। जहां एक तरफ आंधियां और राखी जी में बहस हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ तानिया ये ड्रामा देख सोफे से उठ अपने हाथ में लिए बोतल से बियर पीते हुए वहां से जाने लगती है कि तभी अध्या की नज़र उस पर पड़ती है।
तान्या को ऐसे देख अध्या अपना गुस्सा उस पर उतारने हुए गुस्से में बोलती है, क्या तुमने आज फिर से ड्रिंक किया? उद्धरण चिन्ह। आध्या अपनी बहन की हरकतों से हैरान थी। आध्या और तान्या दोनों जुड़वा बहनें थीं। उनका चेहरा कुछ हद तक मिल जाता लेकिन हरकतें बहुत अलग। एक तरफ अध्या हमेशा से अपने कॉलेज में फर्स्ट आती थी, जिसने अपने दम पर सिंघानिया कॉर्पोरेशन में जॉब ले लिए थी। वहीं दूसरी तरफ तान्या अपने ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी लाइफ में इधर उधर भटक रही थी। पार्टी, शराब और मस्ती के अलावा कुछ नहीं था उसके जीवन में। वह किसी अमीर आदमी को फंसा उसके साथ सेटल हो जाने के बारे में सोच रही थी ताकि उसे कोई मेहनत ना करना पड़े। अध्या को ऐसे बोलते देख वो गुस्से में बोलती है, माइंड योर बिजनेस। उद्धरण चिन्ह। अध्या से इतना बोलते हुए तान्या वहां से जाने वाली होती है कि तभी तान्या को कुछ याद आता है। वो रुक अध्या के ऊपर हंसते हुए बोलती है, अध्या क्या सच में तुम्हें लगता है तुम मेरी बहन हो क्या? उद्धरण चिन्ह। पर अभी तान्या अपनी बात खत्म कर पाती कि उससे पहले ही राखी जी, जो अभी थोड़ी सेकंड पहले फर्श पर बैठे हुए रो रही थी, वह तुरंत से उठ तान्या को धक्का देते हुए उसके रूम के अंदर धकेल बाहर से दरवाजा बंद करते हुए चिल्लाकर बोलती है, मैंने कितनी बार कहा है, शराब के नशे में तुम उस किसी से कोई बात ही नहीं करोगी। अब चुपचाप से जब तक तुम्हारा शराब ना उतरे कमरे में आराम करो। उद्धरण चिन्ह। अध्या को समझ नहीं आया कि आखिर तान्या उससे क्या बोलना चाहती है, क्योंकि तान्या ने उससे आधी अधूरी बात बोली थी, इसलिए आद्या को ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई थी। अध्या फर्श से बुट अपनी माँ के पास जा उनसे अपने गंभीर आवाज में बोलती हैं, मैंने जॉब ले लिया है, मुझे लगता है कल से हमारे परिवार की जिंदगी में थोड़ा सुधार आएगा, लेकिन प्लीज आप अपना ये जुए का खेल बंद करो। उद्धरण चिन्ह। अध्या की इस बात पर तुरंत से राखी जी अपना सिर हाँ में हिला गिल्टी वाले एक्सप्रेशन के साथ बोलती है, हाँ बेटा, आई एम सॉरी, मैं प्रॉमिस करती हूँ आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। उद्धरण चिन्ह डॉट। अपनी माँ की यह बात सुन अध्या कुछ नहीं बोलती। वो अभी राखी जी के चेहरे की ओर डिसएम्पावरमेंट एक्सप्रेशन के साथ दे रही थी, क्योंकि वो जानती थी उसकी माँ कभी नहीं सुधरेगी, उनका जुए का खेल इतनी आसानी से नहीं जाएगा।